हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों, हम जीओसी के इस सफर में रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन एंड कंजुगेशन पर चल रहे हैं। रेजोनेंस का हमने बहुत कुछ डिस्कशन कर लिया है, थोड़ा सा और बाकी है एंड फिर बात करेंगे डीलोकलाइजेशन एंड लास्ट होगा कंजुगेशन। क्या होगा? कंजुगेशन। तो रेजोनेंस को थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि रेजोनेंस में हमने क्या क्या पढ़ा है। रेजोनेंस क्या चल रहा है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा उसे एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो रेजोनेंस होता है एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट होता है। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। रेजोनेंस क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट जिसका यूज हम उस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से हम करते क्या है, जब भी कोई स्ट्रक्चर दी होती है तो वो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए सक्षम नहीं होती है, तो हम वहां पे उस मॉलिक्यूल की बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन हो सकें, और फिर उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उनसे हम एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रियल नहीं होती पर रियल के काफी नजदीक होती है। वो स्ट्रक्चर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए सक्षम होती है। तो वो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड में किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, और कौन सी स्ट्रक्चर का? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा था? कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये तीन चीजें हैं रेजोनेंस के अंदर। नॉट ए टाइप, मैं पहले ही लिख देता हूं यहाँ पे, नॉट ए टाइप। यह कोई टाइप नहीं है रेजोनेंस के, मैं रेजोनेंस को केवल डिफाइन किया है आपके लिए। तो रेजोनेंस क्या है? सबसे पहले जब भी कोई पूछे रेजोनेंस क्या होता है तो आपको बताना है रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसका यूज हम किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए करते हैं। उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कैसे करते हैं? तो उस मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर की उस मॉलिक्यूल के हम बहुत सारी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और उन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से एक ऐसी स्ट्रक्चर, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन सभी थोड़ी जो, जैसे मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल की 7 स्ट्रक्चर बनाई, तो उन सातों में से जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेवंथ, तो उन सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाएगी जिस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जा सके, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो उस रेजोनेटिंग हाइब्रिड में इन सभी का कितना कितना कंट्रीब्यूशन था, तो वो हमने सीखा था। तो क्या लिखा मैंने? कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन आरएच, यानी रेजोनेटिंग हाइब्रिड। आरएच में आरएस का कितना कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने स्टेबिलिटी वाला फिनोमिना पढ़ा था, और हमने वहां पे टाइप्स, उसको हमने टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन और किया था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो हमने यहाँ पे दो चीजें इसके अंदर और पढ़ी थी, एक तो स्टेबिलिटी वाला फिनोमिना, ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन वाला। तो स्टेबिलिटी वाले को हम कुछ इस तरीके से कहेंगे। सबसे पहले क्या था यहाँ पे? हाउ मच, किसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, हाउ मच कंट्रीब्यूशन। और एक क्या था? क्लासिफिकेशन। तो किसके बेस पे? कंट्रीब्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो हमने यहां तक चर्चाएं कर ली है। अब जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होते हैं वहां पर हम उस स्ट्रक्चर की
बहुत सारे पैरामीटर को डिफाइन कर सकते थे, जैसे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड चार्ज। वो हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया भी था, पर हमने कुछ मॉलिक्यूल ऐसे बनाए थे जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस था और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस था। पर जो मैंने मॉलिक्यूल बनाए थे, जो मैंने मान लीजिए एक मॉलिक्यूल बनाया एसिटिक एसिड, अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक मॉलिक्यूल बनाया एसिटिक एसिड, ये रहा आपके सामने एसिटिक एसिड। तो हमने इसकी रेजोनेटिंग जब स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी तो आपको आसानी से पूरा का पूरा याद होगा, ये यहाँ कहीं कन्वर्ट हुआ था और ये ऐसे करके ऊपर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव आया और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH आया और इसके ऊपर प्लस आया, ठीक है। तो हमने इसकी कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ड्रॉ की थी और हमने इन तीनों को मिलाकर इसकी एक जो रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाई। तो हमने कहा ये डबल बॉन्ड ना तो यहाँ है ना यहाँ, ये पूरे में फैला हुआ है। तो इसकी जो हमने रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई तो वो कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पे पार्शियली माइनस था और यहाँ पे पार्शियली प्लस था। तो ये इसकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है या नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन देख लो, यदि कंट्रीब्यूशन दोनों का इक्वल होता है तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यदि नॉन इक्वल होता है तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। तो हम साफ कह देंगे कि ये वाली जो स्ट्रक्चर थी, ये वाली स्ट्रक्चर साफ पता चल रही है, ये न्यूट्रल है और ये वाली चार्ज है। और जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होती है उनका मोर कंट्रीब्यूशन होता है। कैसा कंट्रीब्यूशन होता है? और जो चार्ज स्पीशीज होती है, चार्ज स्ट्रक्चर होती है, उनका लेस कंट्रीब्यूशन होता है। कैसा कंट्रीब्यूशन होता है? लेस कंट्रीब्यूशन। ये हमने सीख लिया। यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, मैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाता हूं जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो। यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर में नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, पर मैं इसी का एक आयन बनाता हूं, एसीटेट आयन, जो मैंने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये एक एसीटेट आयन है। तो इसकी जब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ की तो कुछ ऐसे होगी, पता है आप सभी को। कंजुगेशन पढ़ेंगे, डीलोकलाइजेशन पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, ये रही। अब इन दोनों से हमने एक रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाई तो वो कुछ ये रही। रेजोनेटिक हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड ना तो यहाँ है यहाँ है, या दोनों में फैला हुआ है, कहीं भी नहीं है, दोनों जगह फैला हुआ है। तो देखो ये कुछ ऐसे थी इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड। ये क्या है इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड। ओवरऑल एक नेगेटिव दो जगह घूम रहा है, तो हमने बताया यहाँ पे -½ होगा और यहाँ पे भी -½ होगा। ये हमने निकाला था साफ। यदि हम देखें सही से तब भी पता चल रहा है कि एक नेगेटिव दो जगह घूम रहा है, तो हाफ यहाँ पे होगा और हाफ यहाँ पे होगा। और देखें ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर, हमें इन दोनों की स्टेबिलिटी ही देख लें तो स्टेबिलिटी सेम है, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, तो इस वाले रेजोनेंस को हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। इस वाले रेजोनेंस को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी कम है, और इसकी दोनों की सेम है, तो सेम कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरीके के रेजोनेंस को इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। और जहां पे सेम ना हो कंट्रीब्यूशन, उसे नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। तो अभी तक जो मैंने एग्जांपल ली वो कुछ ऐसे एग्जांपल हैं कि जहां पे हमें अलग ही मॉलिक्यूल लेना पड़ रहा है। यदि ये मॉलिक्यूल है तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और यदि ये मैंने लिया तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट है। पर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल लिख रहा हूं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी है और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी है। तो आप कहोगे कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसे नोट कीजिएगा, इसे रफ करता हूं मैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने एग्जांपल लिया है K2Cr2O7 का। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? हम ले रहे हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। यदि हम दो पोटेशियम को यहां से इग्नोर करते हैं तो Cr2O7 2 नेगेटिव बचेगा। यहां से मैंने पोटेशियम को इग्नोर किया, यहां से पोटेशियम को हटाया, तो यहाँ पे इसका आयन बनाया, तो K2Cr2O7 2-। मैंने एग्जांपल लिया है Cr2O7 2- का, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक बार और इससे स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं। Cr ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका फिर से Cr, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव, ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, और इसके ऊपर फिर से नेगेटिव।
अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। इस स्ट्रक्चर में यानी इस मॉलिक्यूल में Cr2O72- में दो तरीके का रेजोनेंस है, और आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पर मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कैसे? यदि मैं एक बार इसको चलाता हूं, यानी इस बॉन्ड नेगेटिव को बॉन्ड में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है, तो जब ये यहां जाएगा तो ऐसा हो सकता है या तो ये इधर नेगेटिव में कन्वर्ट हो या इधर ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो, तो दोनों ही बातें एक है, किसी को भी कैसे भी कर लो। या फिर इसको जब यहां करेंगे तो इसको यहां करेंगे या इसको यहां करेंगे, एक ही बात है। हम तो ये बेवकूफी नहीं करेंगे कि इस नेगेटिव को बॉन्ड में कन्वर्ट किया तो इसको भी करूं, हमें पता है कि इस तरीके करते हैं, तो यदि ये यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ करेंगे, तो एक ही बात है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। यदि मैं पहले इस को चलाता हूं तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी उसको देखिएगा एक बार, ये भी तो रेजोनेंस होगा, देखते हैं। यहाँ पे क्रोमियम, क्या है, क्रोमियम से कौन लगा है, ऑक्सीजन, और फिर कौन लगा है, क्रोमियम। इन सब से हमने कुछ कहा नहीं है, तो इनको हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको हम ऐसे ही बना देंगे। तो कुछ यही तो बनेगी, ये यहाँ पे बॉन्ड बना और यहाँ से बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हो चुका, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और रेजोनेंस हो सकता है, सही से देखा जाए, ये वाले जो लोन पेयर है, यदि ये लोन पेयर बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे तो होगा क्या कि यहाँ से एक बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, नेगेटिव में, तो ये भी तो एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी, ये भी तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखिएगा, फिर से बनाता हूं इसे, Cr ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर से Cr, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, तो क्रोमियम नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल, यहाँ पे सिंगल था, इस सिंगल को सिंगल ही रहने दो, और नेगेटिव यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे सिंगल था और नेगेटिव, यहाँ पे डबल है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी डबल है, और ये ऑक्सीजन। तो ये आपकी स्ट्रक्चर, ये है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेकंड, ये है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थर्ड। तो मैंने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर 3 बनाई है, कितनी बनाई है, 3 बनाई है। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको। क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी। तो देखो ध्यान से क्या है, और यहाँ पे हम इस बॉन्ड लेंथ का फिनोमिना और पढ़ लेंगे, जो हमने कहा था कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस यदि हम पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस से हम बहुत सारे पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था चार्ज, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे। तो देखो ध्यान से, जब ये नेगेटिव इस बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो ये वाला बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, ये रहा। आप इसे यहां चलाओ या यहां चलाओ, एक ही फिनोमिना है, कोई डिफरेंस नहीं है। पर यदि मैं इस ऑक्सीजन को इधर चलाऊं या इधर चलाऊं, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है ना। आपकी इच्छा है इधर चला लो, आपकी इच्छा है इधर चला लो, ठीक है। तो यदि मैंने ये वाला इधर चलाया तो यहाँ पे बॉन्ड जो है, ये लोन पेयर जो है वो यानी कौन से में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड में। और ये वाला बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव में। किसमें कन्वर्ट हुआ है, ये नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हुआ था, बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट हुआ था, बॉन्ड में। और यहाँ पे ये क्या, इसमें ये वाला जो बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हुआ, नेगेटिव में, ठीक है। अब मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो आपको बताना है यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, और इसी के बेस पे हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के फिनोमिना को। तो देखें ध्यान से, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेकंड, इस पूरे मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज 2 दिखाई दे रहा है मुझे, और इस पूरे मॉलिक्यूल में मुझे 2 ही नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। और इस वाले पार्ट को देखो तो यहाँ पे मुझे इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन के ऊपर जहां सिंगल Cr के साथ सिंगल बॉन्ड O है उस पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, और इस स्ट्रक्चर में भी देखो Cr के साथ जो ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ और उस पर ही नेगेटिव है, और इधर भी पार्ट देखा जाए तो इधर भी Cr के साथ सिंगल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव है और उस पर भी नेगेटिव है। तो मैं ये कह सकता हूं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेकंड, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है उसकी स्टेबिलिटी और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेकंड की स्टेबिलिटी सेम होगी, यानी उन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। और यदि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थर्ड को कंपैरिजन किया जाए, यानी फर्स्ट और थर्ड को कंपैरिजन किया जाए, तो हम साफ कह देंगे इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 नेगेटिव है और इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 नेगेटिव नहीं, इस पूरे मॉलिक्यूल, और यह भी यहाँ पे कन्वर्ट हुआ होगा तो ऑक्सीजन के
3 बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव हो गया होगा, और यहाँ पे जब चार्ज ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल ही होता है, तो हम कह देंगे फर्स्ट और 3 में फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है जबकि थर्ड अनस्टेबल होगा। तो ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, किसका है? स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट की ज्यादा है और फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट की ज्यादा है, फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं फर्स्ट और सेकंड का जो रेजोनेटिक हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड का कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा, पर थर्ड का कंट्रीब्यूशन कम होगा, क्योंकि थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो काफी अनस्टेबल है। थर्ड जो स्ट्रक्चर वो काफी अनस्टेबल है। तो अब देखा जाए कि स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड को, क्या कहा मैंने? स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड को देखा जाए तो हमें साफ पता चल रहा है कि फर्स्ट और सेकंड तो इक्वली स्टेबल है, यानी उनकी स्टेबिलिटी सेम है। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखो, यहां से Cr और ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सब कुछ देखा जाए तो इस इधर पार्ट में भी एक पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर में भी एक पे भी ऑक्सीजन में नेगेटिव है। तो मैं स्ट्रक्चर दोनों ही सेम दिखाई दे रही है, और स्ट्रक्चर जब सेम दिखाई दे रही है दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होगा रेजोनेटिक हाइब्रिड में। तो हम क्या ये नहीं कह सकते ये जो दोनों के कैनोनिकल जो स्ट्रक्चर है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस की है? यहाँ पे जो रेजोनेंस है वो इक्विवेलेंट है। कैसा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कैसा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और देखो इन दोनों को देखा जाए, फर्स्ट और थर्ड को देखा जाए, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, और थर्ड का कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो हम साफ कह देंगे कि फर्स्ट जो है और सेकंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। इन दोनों के बीच में कैसा रेजोनेंस है? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो हम साफ कह देंगे फर्स्ट और सेकंड तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, जबकि फर्स्ट और थर्ड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो जब रेजोनेटिक हाइब्रिड बनेगी तो फर्स्ट और सेकंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और सॉरी फर्स्ट और सेकंड का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट का ज्यादा होगा, थर्ड का कम होगा। तो क्या इस इक्विवेलेंट रेजोनेंस जैसे ही यहाँ पे आता है वर्ड, क्या कहा मैंने? जैसे ही इक्विवेलेंट रेजोनेंस वर्ड आता है तो दिमाग में ख्यालात आने चाहिए पहले वाले, 3 बातें हम उसे देखकर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और चार्ज पता कर सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर की कहानी बाद में देखेंगे, पहले बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और एक बार जेम का PYQ है ये, कि जब मैंने यहाँ पे रेजोनेंस किया, Cr ऑक्सीजन वाला, Cr और O वाला, Cr और इधर O वाला, तो ये सेम यानी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ये जो है यहाँ पे, ये जो है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होंगी 6 बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, क्योंकि जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है तो वहां पे बॉन्ड लेंथ भी इक्वल ही आते हैं। हम यह और यहाँ पे क्योंकि इक्वली कब आ रही है? जब ये या तो इधर हो रेजोनेंस या इधर हो, यानी इधर और इसमें इक्वली आ रही है। जब ये वाला ऑक्सीजन इधर जाए या इधर जाए तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखा रहा है। जब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इधर और इधर रेजोनेंस हो रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखा रहा है। हम कह सकते हैं कि Cr और ऑक्सीजन वाली जो बॉन्ड लेंथ होंगी वो सेम होंगी। क्या होंगी? सेम होंगी। तो 6 बॉन्ड लेंथ जो है Cr और ऑक्सीजन वाली सेम है, तो 6 Cr और ऑक्सीजन वाली बॉन्ड लेंथ है वो सेम है। तो हम कहेंगे 6 बॉन्ड लेंथ आर सेम। क्या कहेंगे यहाँ पे? 6, कौन सी 6? Cr और ऑक्सीजन वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है? इक्वल है। कैसी है? इक्वल है। इसका मतलब वो सेम टाइप की है। कैसी है? सेम टाइप की। और देखिए 2 जो बॉन्ड लेंथ है, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 Cr और O बॉन्ड लेंथ वो भी कैसी है? इक्वल है। यानी कि ये भी अपने आप के अंदर 2 टाइप की है। यानी यदि मैं इसको A कह देता हूं, ये भी A है, ये भी A होगी और ये भी A होगी और A, यानी ये 6 Cr O बॉन्ड इक्वल है और 2 Cr O बॉन्ड अपने आप में इक्वल है। तो यदि इनको मैं ये कह देता हूं तो इनको मैं B कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक अलग टाइप है और ये तो सेम है, पर ये और यहाँ पे जो होंगी वो एक अलग टाइप होंगी। तो हम कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं कि CrO72 माइनस के अंदर, क्या कह सकते हैं, CrO72 माइनस के अंदर 2 टाइप्स की बॉन्ड लेंथ है, 2 टाइप्स की क्या है बॉन्ड लेंथ। कौन कौन सी, एक तो Cr और इस ये जो है ये वाली, और एक Cr और ये वाली। तो समझ में आया होगा आपके कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी हो सकता है और नॉन इक्विवेलेंट भी रेजोनेंस हो सकता है। यदि इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पे दो तरीके, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ अलग मिलेंगी। यदि नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पे बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्ड लेंथ अलग मिलेंगी। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर दो तरीके की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, एक Cr और इस ऑक्सीजन, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है उसकी वजह से, और एक जो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है उसकी वजह से। और ये क्वेश्चन आपका जेम, क्या जेम में पूछा गया है और डीयू में भी पूछा गया है कि Cr2O7 के अंदर कितने टाइप्स की बॉन्ड लेंथ होती है। तो हम कहेंगे 2 टाइप्स की बॉन्ड लेंथ है। एक तो जब पता चला जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस था, और एक नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से पता चला। तो समझ में आया होगा कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो दो तरीके की बॉन्ड लेंथ हो सकती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसे पहले रब करता हूं, इसे नोट कीजिएगा पहले। तो अदर एग्जांपल लेते हैं इसी इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट के। तो एग्जांपल लिया हमने OH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो यहाँ पे दो तरीके का रेजोनेंस है, एक इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट। देखें ध्यान से कैसे, जब यदि ये मूव करेगा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके की बनने वाली है, आपने बना ली होगी बहुत आसानी से, ये रही। और देखें इस पार्ट को, देखें इस पार्ट को इग्नोर किया, इस पार्ट को, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव था, ऑक्सीजन पे अब भी नेगेटिव है। तो ये इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। पर एक बार हो जाएगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये यहाँ कन्वर्ट रहा होगा, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या आएगा नेगेटिव। तो साफ पता चल रहा है कि ये वाला तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। कैसा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट रहा होगा तो ये तो अपने आप का जैसा था वैसा तो रहेगा, ठीक है। तो यानी ये जो है वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। और बॉन्ड लेंथ की चर्चा की जाए, इसको मैं यदि A कह दूं, इसको यदि B कह दूं और इसको यदि C कह दूं, तो जब A बराबर होगा C के, कब होगा, यानी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, A बराबर C के कब होगा, जब इन दोनों में जो रेजोनेंस हो रहा है इक्विवेलेंट तो होगा ही। तो A और B मतलब A की बॉन्ड लेंथ C के बराबर होगी कब, जब यहाँ पे कैसा रेजोनेंस हो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस में A और C की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सेम होगी, पर A और B की बॉन्ड लेंथ, A की और B की बॉन्ड लेंथ नॉट इक्वल होगी, और A की या फिर हम ये कहें B की और C की बॉन्ड लेंथ भी इक्वल नहीं होगी। तो ये होगा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ऐसा क्यों हुआ है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यानी हम इस मॉलिक्यूल में कह सकते हैं 2 टाइप्स की क्या है बॉन्ड लेंथ। तो इस मॉलिक्यूल में भी 2 टाइप्स की बॉन्ड लेंथ है। पर ऐसा ही कुछ मॉलिक्यूल बनाऊं, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही कुछ, यानी कि इस हाइड्रोजन को मैं यहां से हटा दूं तो मैं एक मॉलिक्यूल बनाऊं ये वाला, तो साफ पता चल रहा है कि इसे चलाओ तब ये यहां जाएगा, इसको चलाओ तब ये यहां जाएगा। तो यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा वो इक्विवेलेंट होगा, और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होंगी A B C, वो A बराबर होगा B के बराबर होगा C के, A B C। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल होने वाली है, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकलवाए भी C और O के बीच का, तो आप साफ कह दोगे, कैसे निकालते, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। तो 1 प्लस पाई कितना है, 1 है और 1 सिग्मा है, तो सिग्मा 1 2 3 सिग्मा है, तो यहाँ पे आता है 0.3, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है वो आने वाला है किसका, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, तो 1.33। पर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आप 1.33 नहीं कह सकते, या आप इक्विवेलेंट से देखोगे तो आप कहोगे यहाँ पे 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा
तो क्या आएगा 1 प्लस पाई 1 है और 2 सिग्मा है। यहाँ पे इधर देखोगे तो 2 सिग्मा है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, तो मैं कहूँगा भाई नहीं 1.5 नहीं, क्योंकि ये भी तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका भी तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को 1.5 से कम हो रहा होगा, तो हम ये कह देंगे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम होगा, पर 1.5 एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा ही कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए ये बॉन्ड ऑर्डर को थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि यहाँ भी तो डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 से कम आने वाला है। पर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कितना आएगा 1.33 आने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें रेजोनेंस की आवश्यकता क्या होती है, तो उसी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों वो जो क्वेश्चन था Cr2O72 नेगेटिव वाला, उसे याद रखिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।